हेलो श्रुति, कैसे हो? ओके, चलो तो आप में से कोई बताएगा हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, मतलब कौन सा टॉपिक हम लोग ने रीड किया था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक हम लोग का हो गया है वो पूछ रही हूँ मैं आप लोग को, वेडनेसडे को। हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो तौफिक, हेलो गणेश, श्रद्धा, कैसे हो सब लोग? ओके, 11th की बैच है ना ये? अभी 11th वालों का लेक्चर है, 11th वाले हैं ना अभी यहाँ पे जो है वो? ट्वेल्थ वाले हो? अभी 11th वालों का लेक्चर है ये। 11 जो हम लोग 3 to 4 11th है, 4 to 5 12th है, एंड देन 5 to 6 CET का लेक्चर है। और यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है बैक्टीरियल स्पीसीज, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो अगर 12th वाले आज आ गए तो आप लोग 1 घंटे के बाद आइए, है ना? तो 11th वालों के टॉपिक के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें टॉपिक चल रहा है बैक्टीरियल स्पीसीज का, राइट? तो देखो, बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर, ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी 11th वाले हैं वो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर हम लोग ने जो लास्ट टाइम देखा था, मैं आप लोग को रिवाइज करवा देती हूँ। हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख लिया था। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग ने उसका बेसिक कंपोनेंट, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। जिसमें आएगा सबसे पहली चीज़ तो सेल मेम्ब्रेन, लाइक हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, देन आएगा सेल वॉल, एंड देन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? अब देखो यहाँ पे ध्यान आप लोग को ये देना है कि जब आप लोग बात करते हो बैक्टीरियल सेल के बारे में, तो उसके अंदर भी दो बैक्टीरियल स्पीसीज आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स दे डजंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। बैक्टीरियल स्पीसीज डजंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट सो मच डेवलप्ड इन फॉर्म। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है आपकी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे उसको हम लोग नाम देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, राइट? अब दूसरी एक चीज, फ्लैजिला का लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बता दिया था, आप लोग को मैंने ग्राम स्टेनिंग बता दिया था कि बैक्टीरियल स्पीसीज में ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, on the basis of gram staining technique, there are 2 type of bacterial species, gram positive bacteria and gram negative bacteria। ये सारी चीज़ें बैक्टीरियल स्पीसीज की हो गई थी। ट्राइकस, मोनोट्राइकस, फिर हम लोग ने देखा था कौन सा, सेफेलोट्राइकस, उसके बाद हम लोग ने देखा था कौन सा, लोफोट्राइकस। तो ये बैक्टीरियल स्पीसीज का हम लोग ने देख लिया था कि बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर फ्लैजिला किस टाइप का होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलर अरेंजमेंट देर आर सम टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। ये सब कुछ हो जाने के बाद अभी जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ वो बैक्टीरियल स्पीसीज के रिप्रोडक्शन के बारे में है।
सो व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल स्पीसीज? बैक्टीरिया अगर रिप्रोड्यूस होता है तो वो कौन सी प्रोसेस से होगा? तो वो है reproduction in बैक्टीरिया। हम लोग को क्या देखना है? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरियल स्पीसीज का फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है विच इज नोन एज बाइनरी फिशन, विच इज नोन एज बाइनरी फिशन। सो सिंपल फिशन, बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरियल स्पीसीज। होगा क्या? एक बैक्टीरियल स्पीसीज के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होगा? सपोज दिस इज योर बैक्टीरियल स्पीसीज, तो ये बैक्टीरिया का ये न्यूक्लियोइड हो जाएगा, ये उसका प्लाज्मिड हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो मटेरियल है, दिस मटेरियल इज नोन एज साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। साइटोप्लाज्म में होती क्या है चीजें? साइटोप्लाज्म है सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म के पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियोइड। क्यों मैं इसको न्यूक्लियोइड नाम दे रही हूँ? बिकॉज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल स्पीसीज, इसलिए मैं उसको नाम दे रही हूँ न्यूक्लियोइड। एक एक चीज ध्यान से समझते जाओ, ओके? तो बैक्टीरियल स्पीसीज का जो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है, और इसके अंदर प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल। तो अभी करना क्या है? बैक्टीरिया को अगर एक में से दो बनना है तो उसको सबसे पहली चीज उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कॉपी करके लाना पड़ेगा। सो रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना? इसको मैं नाम दे रही हूँ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज रेप्लिकेशन प्रोसेस? सो फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट, रेप्लिका का मतलब होता है जेरोक्स कॉपी। रेप्लिका का मतलब होता है जेरोक्स। किसका जेरोक्स? तो जो जेनेटिक मटेरियल है सेम उसका जेनेटिक मटेरियल जैसा जेरोक्स कॉपी बनाना, मतलब हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं? रेप्लिका फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एक में से दो सेल का डिवीजन ऐसे करना है, ये ऐसा सेम, अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि ये बैक्टीरियल स्पीसीज है और इसी बैक्टीरियल स्पीसीज का ऐसे डिवीजन होगा, और फिर एक में से ये दो बैक्टीरियल स्पीसीज मिले, तो सबसे पहले ये जो बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर साइटोप्लाज्म मतलब उसका जो सेल ऑर्गेनल होगा उसको डुप्लीकेट होना पड़ेगा, उसको डबल होना पड़ेगा। डबल कर दिया उसने सेल ऑर्गेनल को। जैसे ही सेल ऑर्गेनल डबल होगा उसके जेनेटिक मटेरियल मतलब जो उसके पास डीएनए मटेरियल होगा उसको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। सो कौन सी प्रोसेस करेगा? वो रेप्लिकेशन प्रोसेस करेगा। थ्रू रेप्लिकेशन प्रोसेस इट विल डबल्ड it will form its xerox copy of genetic material. So formation of replica, formation of similar copy of genetic material, formation of similar copy of genetic material, this process is known as replication process. रेप्लिकेशन हो गया है, जेनेटिक मटेरियल की दो दो कॉपी है अभी एक ही बैक्टीरियल स्पीसीज में, सेल ऑर्गेनल भी डबल हो चुके हैं। जब ये पूरा जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट है, कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विल बी डबल्ड, तो जैसे ही ये बैक्टीरिया था उसके अंदर सारा मटेरियल जब डबल हो जाएगा तो उसका साइज थोड़ा सा कैसा होगा? इंक्रीज होगा, ये ऐसा स्वेलिंग होगा। अब क्या होने वाला है? हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसे फोल्डिंग स्टार्ट होगा। ऐसे समझ लो कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और अब धीरे 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 ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सेपरेट हो रहा है। तो इस हिसाब से जो सेपरेशन हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हमने लेक्चर लेट स्टार्ट नहीं किया हुआ है। 3 to 4 ये 11th के लेक्चर का टाइमिंग है, 4 to 5 ये 12 का है, एंड 5 to 6 ये CET के लेक्चर का टाइमिंग है। तो जिसको टाइमिंग ना पता हो वो बात ना करे कि लेट स्टार्ट हुआ है कि जल्दी स्टार्ट हुआ है ना, एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो चुका है क्योंकि लेक्चर। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंप्लीट हुई है बैक्टीरियल स्पीसीज में वो हो जाएगा बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन में क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन ऑफ
सेल ऑर्गेनल प्लस जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही डुप्लीकेशन हो जाएगा, अब ये सेल के अंदर का कंटेंट बढ़ गया है, अब ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में से क्या फॉर्म होगा, ऐसा फ्यूजन प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक में से दो सेल फॉर्म करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? इट्स ओके, इट्स ओके। चलो, तो ये क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि बाइनरी फ्यूजन तो हो गया, एक बार फ्यूजन मतलब डिवीजन हो गया, एक बार डिवीजन हो गया, क्या एक से ज़्यादा बार डिवीजन हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, मल्टीपल फ्यूजन ये हो सकता है ना, मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकता है। तो जितनी बार तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता जाएगा, अगर मल्टीपल फ्यूजन करना है तो अब ये एक में से दो सेल नहीं बनेंगे, अब 3 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है तो बहुत सारी हम लोग के पास क्या चाहिए होगा, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बहुत सारी चाहिए होगी। ये 1 2 3 4, तो एक से ज़्यादा डिवीजन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ जो तरीका है बैक्टीरियल स्पीसीज का डिवाइड होने का, वो कौन सा हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरियल स्पीसीज का सबसे सिंपल फॉर्म अगर आप लोग बोलते हो तो वो कौन सा हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। क्लियर? नाउ ये जो अब सेकेंड वाला बाइनरी फ्यूजन के बाद वाला जो प्रोसेस है, कि और कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू, 12th का इसके बाद है, 12th का लेक्चर इसके बाद है ना। बाइनरी फ्यूजन के बाद, बाइनरी फ्यूजन के बाद ऐसा कौन सा डिवीजन है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू बैक्टीरियल स्पीसीज अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है, तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, so transfer of genetic material from one bacterial species to another bacterial species, transfer of genetic material from one bacterial species to another bacterial species, ये प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ये सिर्फ बैक्टीरियल स्पीसीज के पास ही प्रोसेस है, जो बाहर उसके आउटर एनवायरनमेंट के अंदर भी अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो जेनेटिक मटेरियल उसकी मेम्ब्रेन पे आके बैठेगा और मेम्ब्रेन उस मटेरियल को क्या कर देगा, फोर्सफुली उसको अंदर खींचने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जेनेटिक मटेरियल सपोज कोई है तो वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर, है ना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन ये जो बैक्टीरियल स्पीसीज में प्रोसेस होता है वो कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, ग्रिफिथ ने ये प्रोसेस दिया हुआ है बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर। सो फर्स्ट रिप्रोडक्शन प्रोसेस is known as binary fusion, which is the most common process of reproduction in bacterial species। अगर most common की तरीके से आपको नीट के अंदर या कहीं सीईटी के अंदर या कहीं पे भी आपको पूछा गया है तो वो हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन। अभी बाइनरी फ्यूजन के अलावा अगर कोई प्रोसेस पूछी जाती है तो वो आती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा बैक्टीरियल स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या, और कोई प्रोसेस है क्या, तो यस, तीसरी जो प्रोसेस है वो है कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी ये, कॉन्जुगेशन प्रोसेस। नाउ देखो अभी यहाँ पे कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है ये समझो, आराम से समझो, धीरे धीरे से ध्यान से ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये प्रोसेस समझाने के लिए ये एक तो मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब देखो ये एक बैक्टीरियल स्पीसीज है और यहाँ पे ये दूसरा बैक्टीरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है और ये उसका प्लाज्मिड है। ये उसका न्यूक्लियोइड है,
ये उसका प्लाज्मिड है। पहले तो मैंने ड्रॉ किया है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दो बैक्टीरियल स्पीसीज को ड्रॉ किया है। एक स्पीसीज, दोनों बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर ये क्या हो जाएगा उसका न्यूक्लियोइड, ये क्या हो जाएगा उसका प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड के पास क्या प्रेजेंट होगा? लीनियर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट इन लीनियर डीएनए और क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड, राइट। जबकि प्लाज्मिड क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। तो है तो वो दोनों भी जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब क्या होता है, हमने जब प्लाज्मिड के अंदर देखा था तो हमने टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड पढ़ा हुआ था, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। सपोज किसी बैक्टीरियल स्पीसीज के पास एफ प्लाज्मिड है, एफ। व्हाट इज एफ प्लाज्मिड? एफ प्लाज्मिड मीन्स फर्टाइल प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड इज फर्टाइल प्लाज्मिड। आप सबको एक चीज समझ में आती होगी, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर। और फर्टाइल का मतलब क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन कर सकता है ना। एक्चुअली फर्टाइल किस कहाँ पे यूज होता है ये वर्ड? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा ना, तब वहाँ पे ये वर्ड मेनली यूज होता है। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल, टिपिकल यहाँ पे कोई गोनाड का फॉर्मेशन नहीं है, टिपिकल यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दो बैक्टीरियल स्पीसीज के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। तो किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, और कौन करवा सकता है? तो ये सारे फंडामेंटल प्रोसेस हम लोग क्लियर करने वाले कॉन्जुगेशन प्रोसेस में। सो हियर दिस प्लाज्मिड हैव एफ प्लाज्मिड, और जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है उसको हम बोलेंगे एफ प्लस। So this bacterial species have the capacity to transfer their genetic material. तो मैं इसको क्या बोलूंगी? फर्टाइल बैक्टीरिया। मैं इसको क्या नाम दे दी हूँ? फर्टाइल बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरियल स्पीसीज के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट था उसको मैंने नाम दे दिया है फर्टाइल बैक्टीरिया। क्यों मैंने एफ प्लस बोला है? एफ प्लस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसके पास फर्टाइल फैक्टर प्रेजेंट है। विच फैक्टर इज प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरियल स्पीसीज? फर्टाइल फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो फैक्टर ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। जबकि इसके पास वो फैक्टर एब्सेंट है, तो मैं इसको नाम क्या दे सकती हूँ? एफ माइनस। कॉन्जुगेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको समझाई नहीं गई है और ये पूछी जाती है। तो जिस बैक्टीरियल स्पीसीज के पास एफ फैक्टर प्रेजेंट है, फर्टाइल फैक्टर प्रेजेंट है, विच दैट ऑर्गेनिज्म, दैट बैक्टीरियल स्पीसीज आर नोन एज एफ प्लस। जिसके पास फर्टाइल फैक्टर नहीं है उसको आप लोग क्या बोलोगे? एफ माइनस। नाउ अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों बैक्टीरियल स्पीसीज के बीच में ऐसे, ये दोनों बैक्टीरियल स्पीसीज के बीच में क्या फॉर्म हो रही है? यहाँ पे ऐसा एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सो दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पिलाई। दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पिलाई। सो अब क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल, ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड अपनी कॉपी फॉर्म करेगा। जैसे बाइनरी फ्यूजन में एक से दो बैक्टीरियल स्पीसीज बनने से पहले रेप्लिकेशन प्रोसेस होता था ना, वैसा ही सेम रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा। ध्यान दो, तो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हुआ, एक में से दो प्लाज्मिड बना। अब एक प्लाज्मिड तो इसके पास ही है, दूसरे प्लाज्मिड का काम क्या है? तो दूसरा प्लाज्मिड यहाँ से ट्रांसफर होगा और इसके अंदर जाएगा। क्योंकि क्यों इसके अंदर जा रहा है? क्योंकि इसके पास क्या एब्सेंट था? फर्टाइल फैक्टर एब्सेंट था। तो अब वो फर्टाइल फैक्टर पहले तो कॉपी हुआ, कॉपी होने के बाद जो कॉपी बनी है वो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी, मतलब प्लाज्मिड की कॉपी, ये पिलाई के थ्रू क्या हुई है? सेकेंड बैक्टीरियल स्पीसीज में ट्रांसफर हुई है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ट्रांसफर ऑफ genetic material from one bacteria
bacterial species to another with the help of पिलाई, किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये मटेरियल क्या है, उनके बीच में जो ब्रिज है वो क्या बोला जाएगा, पिलाई. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन प्रोसेस. नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन प्रोसेस. अब आप लोग मुझे बताओगे, जब ये फर्टाइल फैक्टर कॉपी होने के बाद जो वो कॉपी थी वो पिलाई के थ्रू ये नेक्स्ट बैक्टीरियल स्पीसीज में ट्रांसफर हुई, अब मैं इसको F माइनस बोलूँ कि F प्लस बोलूँ? आपको मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो मुझे सुन रहा है उसी को मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये जो बैक्टीरियल स्पीसीज है जो यहाँ से यहाँ गया है, अब ये F माइनस रहेगा कि F प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओके, तो आप सही हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू F प्लस, क्योंकि उसके अंदर क्या चला गया है, फर्टाइल फैक्टर चला गया है. आया समझ में सबको? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 3 प्रोसेस मैंने बताई है. फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन, मोस्ट कॉमन तो बाइनरी फ्यूजन ही होता है. दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैबिट के ऊपर, मतलब आप लोग चूहे के ऊपर, सॉरी रैट के ऊपर किया था. एक बैक्टीरियल स्पीसीज की स्ट्रेन ली थी उसने, मतलब न्यूमोनी स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरियल स्पीसीज किया था. उसके थ्रू तुम जब 12th में आओगे तब ये आएगा आप लोग को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और उसके थ्रू उसने ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट दिया था. और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर, वो है कॉन्जुगेशन प्रोसेस. सो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है. राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इसको रफ कर देते हैं. अब अगर आप लोग ने सुना हो तो रेस्पायरेशन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बोलती हूँ, रेस्पायरेशन, तो बैक्टीरियल स्पीसीज 2 टाइप का रेस्पायरेशन कर सकता है, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पायरेशन. उसमें भी ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ऐसे 2 एरोबिक होते हैं. सेम यहाँ पे भी ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव. अब देखो एकदम इजी सी चीज है, एरोबिक बैक्टीरिया, नाम से क्या समझ में आ रहा है? अगर एरोबिक बैक्टीरिया ऐसा नाम लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. अगर तुम लोग बात कर रहे हो एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में, तो वहाँ पे हर एक बैक्टीरियल स्पीसीज को अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल. अगर यहाँ पे आप एनएरोबिक कंडीशन की बात कर रहे हो तो एनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको, है ना, बिना ऑक्सीजन का वो सर्वाइव करेगा, तो उसको बोला जाता है एरोबिक. अब मैम आपने ये क्या लिखा है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव? ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव ऐसे 2 नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे. ऑब्लिगेट का मतलब होता है, जहाँ मैंने ऑब्लिगेट लिखा है ना, वहाँ पे आप लोग दिमाग में रख लो कंपल्जन. कंपल्जन मतलब क्या हो जाएगा, कंपलसरी, और कंपल्जन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया है, अगर ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया है तो कंपलसरी उसको ऑक्सीजन चाहिए ही होगा. अगर आप बात कर रहे हो फैकल्टेटिव, तो सपोज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो भी उस कंडीशन पे वो दूसरा कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन को छोड़ के ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएगा, तो दूसरी कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा. तो कंपलसरी इफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड तो हम बोलेंगे एरोबिक. वैसा ही कंपलसरी अगर एनएरोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए,
ये बैक्टीरियल स्पीसीज तभी सरवाइव कर पाएंगे, ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया तभी सरवाइव कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल स्पीसीज तभी सरवाइव कर पाएंगे जब वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना रहा। अब सपोज कुछ पर्टिकुलर एनएरोबिक बैक्टीरिया है, राइट, वो खुद एनएरोबिक है, मतलब उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या वो मर जाएंगे? अगर वो ऑब्लिगेट एनएरोबिक है ना तो वो मर जाएंगे, बट अगर वो फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया है तो वो एनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे सरवाइव करेंगे। तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि प्रेजेंस है या एब्सेंस है ऑक्सीजन का, तो वो कौन सा हो जाएगा? फैकल्टेटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया। सो ये रेस्पिरेशन के दो टाइप हो जाएंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने बैक्टीरियल स्पीसीज की ना कंप्लीट कर ली है। आई थिंक सब कुछ ही कंप्लीट हो चुका है बैक्टीरियल स्पीसीज का, सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है तुम्हारा बैक्टीरियल का जो बैक्टीरिया होता है उसका वॉल, तो वो तो हमने देख ही लिया था। आउटर वॉल के साथ साथ हम लोग ने उसके अंदर के प्लाज्मिड को देखा था, उसके अंदर के न्यूक्लियोइड को देखा था, जेनेटिक मटेरियल। अब जो राइबोसोम है वो उसका ऑर्गेनल है, राइबोसोम क्या हो जाएगा? उसका ऑर्गेनल। तो बैक्टीरियल स्पीसीज क्या है? प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा। ओके, सो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो है वो यहाँ पे है 50S और जो लार्ज सब यूनिट है वो, सॉरी, स्मॉल सब यूनिट इज 30S एंड लार्ज सब यूनिट इज 50S। तो अभी हमें एक चीज़ ऐसे आएगी कि यार 50 + 30 तो 80S होना चाहिए, तो यहाँ तो 70S है, तो यहाँ पे ये जो S है ना, S ये होता है स्वेडबर्ग यूनिट, है ना। और ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये किसके बेसिस पे वर्क करता है? ये वर्क करेगा सेडिमेंटेशन को एफिशिएंट के बेसिस। अब देखो, जिसको कुछ भी नहीं पता है कि अब यार ये सेडिमेंटेशन क्या है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये सब क्या लिख रहे हैं मैम, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक ऐसा ट्यूब ले लो, ग्लास का ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब तो समझता है सब, है ना। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग ने पानी लेना है, पानी लेने के बाद उसमें सॉइल को ऐड करना है, सॉइल डालनी है। तो जब आप पानी को डालोगे, आप सॉइल को डालोगे, उसको अच्छे से मिक्स करो, ऐसे थॉरोली मिक्स करो। जब मिक्स हो जाएगा वो, ठीक है, तो वो आपको एक सॉल्यूशन देगा। आपने पानी ऐड किया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपने सॉइल को ऐड किया है, आपने मिक्स किया हुआ है। अब क्या करो, जो सॉल्यूशन बना है आप लोग का, सॉइल का सॉल्यूशन, सॉइल एंड वाटर का, उसको आप ना क्या करो, थोड़ी देर के लिए वैसे ही रखो, स्टेबल पोजीशन में, स्टैटिक कंडीशन में, बिल्कुल मत हिलाओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितना भी सॉइल पार्टिकल है वो नीचे सेडिमेंट होके आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो सॉइल पार्टिकल था उसके वेट के बेसिस पे वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सेटल डाउन हुए हैं ना मॉलिक्यूल, उसको आप बोलोगे उसका सेडिमेंटेशन। ओके, तो क्या किया जाता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है,
उसका अगर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब रोटेशन पर मिनट पे, 1 मिनट में 2000 रोटेशन, 3000 रोटेशन, 1000 रोटेशन, पर्टिकुलर रोटेशन पे उसको घुमाया जाएगा। वो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है। मशीन के अंदर ट्यूब डाली जाएगी, ट्यूब के अंदर जो मटेरियल तुम्हें सेपरेट करना है वो मटेरियल ऐड किया जाएगा, फिर उसको आप लोग घुमाओगे मतलब आरपीएम पे घुमाओगे, रोटेशन पर मिनट पे। ठीक है, अब जैसे ही आपने घुमाना स्टार्ट किया है वहां पे रोटेशन पर मिनट पे, उसको जब सेटल डाउन कर दोगे, वो रोटेशन पर मिनट का हो जाने के बाद, रोटेशन हो जाने के बाद जैसे ही वो सेटल डाउन होगा, वो पार्टिकल में डिवाइड होता जाएगा। वो पार्टिकल में डिवाइड होगा, वो सेडिमेंट होता जाएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। सो जिस आरपीएम पे उसका सेडिमेंटेशन हुआ है, उसका सेपरेशन हुआ है, उसको उसका यूनिट बोला जाएगा। तो जब राइबोसोम को लिया गया होगा तो राइबोसोम 2 पार्ट में डिवाइड हुए और उसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे, है ना, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद जिस पर्टिकुलर लेवल पे उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मिला, वो उसका क्या हो जाएगा, उसका स्वेडबर्ग यूनिट। तो उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है वो डिवाइड हुआ है स्मॉल सब यूनिट में एंड लार्ज सब यूनिट में। तो स्मॉल एंड लार्ज ऐसे 2 सब यूनिट पे यहाँ पे डिवीजन किस चीज का हुआ है, राइबोसोम का हुआ है। जब हमारा यूकैरियोटिक सेल आएगा तब यूकैरियोटिक सेल 80S टाइप का है, वो 70S टाइप का नहीं है। उसका जब आप लार्ज और स्मॉल सब यूनिट देखोगे तो वो 60 एंड 40 है। ओके, यहाँ पे 50 एंड क्या मिला आप लोग को 30, वैसे वहाँ पे 60 एंड 40 है। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम, और राइबोसोम का काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन synthesis process. So function of ribosome is protein synthesis process, that's why it is known as protein factory. इसको क्या बोला जाएगा, दूसरा protein factory. ओके, तो देखो इसका सेल ऑर्गेनल हो गया। मीजोजोम भी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया था बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर। मीजोजोम करके एक पार्टिकल होता है, क्या होता है मीजोजोम, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया था मीजोजोम। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मीजोजोम, है ना। तो वो पार्ट भी हम लोग ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। मीजोजोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो चुका है उसका, राइबोसोम हो चुका है, प्लाज्मिड हो चुका है, उसके बाद रिप्रोडक्शन हो चुका है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्लैजेला के टाइप्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज है उसमें उसका डिवीजन बचता है। बस एक लास्ट टॉपिक हो जाएगा कि बैक्टीरियल स्पीसीज, एंशिएंट बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, विच आर सर्वाइविंग इन extreme condition, they are known as आर्कीबैक्टीरिया। क्या नाम देंगे उसको हम, आर्कीबैक्टीरिया। अब समझो इसको, मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताते जाना कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज है, एंशिएंट बैक्टीरियल स्पीसीज है। मतलब जो हमारा, हम लोग का अर्थ का इवोल्यूशन जब हुआ था ना, अर्थ जब इवोल्यूशन किया था, अर्थ ने इवोल्यूशन स्टार्ट जब किया था, तब की कंडीशन अर्थ की कैसी थी, तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। हाई टेम्परेचर के साथ साथ दूसरी कंडीशन अर्थ की कैसी थी, अनएरोबिक कंडीशन थी। ओके, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई सर्वाइव करता था तो वो था बैक्टीरियल स्पीसीज। सो जो हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरियल स्पीसीज सर्वाइव करते हैं इसको बोला जाता है थर्मोबैसिलस। ओके, थर्मो का मतलब होता है कि ये जो बैसिलाई है या ये जो बैक्टीरियल स्पीसीज है ये कौन से टेम्परेचर पे, कौन सी कंडीशन पे सर्वाइव कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं बोल रही हूँ हेलोफाइल्स,
थर्मोबैसिलस ये किस में आएगा? थर्मोफाइल में। थर्मोफाइल्स मतलब हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाला बैक्टीरियल स्पीसीज थर्मोफाइल। हेलोफाइल मतलब हाई सॉल्ट कंडीशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट का कंडीशन है, सॉल्टी एटमोस्फियर है, सॉल्ट ही सॉल्ट है। सॉइल के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारा सॉइल प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में अगर बैक्टीरियल स्पीसीज वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं तो उसको आप लोग बोलोगे हेलोफाइल्स। थर्मोफाइल, हेलोफाइल, है ना। एसिडोफाइल, एसिडोफाइल कौन से हो जाते हैं? जो एसिडिक कंडीशन में सरवाइव करेंगे। अभी आप लोग को कौन कौन से मिल सकते हैं? थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल मतलब आप देखो यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है वहाँ पे, उसके साथ साथ एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन भी वहाँ पे है। दोनों कंडीशन, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन भी है, वहाँ पे ये बैक्टीरियल स्पीसीज सरवाइव कर रहा है, मतलब इसको हम लोग नाम देंगे थर्मो एसिडोफाइल। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो एंशिएंट बैक्टीरियल स्पीसीज थे, जो पहले के बैक्टीरियल स्पीसीज थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरियल स्पीसीज का काम क्या हो जाएगा? वो सरवाइव करते हैं कहाँ पे? एक्सट्रीम टेम्परेचर पे। कौन कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है आपके सामने मैंने लिखी हुई है, देखते जाओ। पहली जो है मैंने लिखा हुआ है थर्मोफाइल। थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये सरवाइव करेंगे, है ना। गर्म पानी के झरे अगर आपको पता होगे, हॉट स्प्रिंग्स, तो हॉट स्प्रिंग्स के आसपास भी आपको बैक्टीरियल स्पीसीज मिल जाएगा, इतना खतरनाक है बैक्टीरिया। फिर दूसरा आ जाएगा हेलोफाइल, मतलब जहाँ पे हाई सॉल्ट कंडीशन है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आप लोग को बैक्टीरिया मिल जाएगा। एसिडोफाइल, एसिडिक कंडीशन में भी आप लोग को बैक्टीरिया मिल जाएगा। थर्मो एसिडोफाइल ये फोर्थ टाइप का है, जहाँ पे एसिडिक कंडीशन में भी है वो, और वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, इस कंडीशन में भी आपको बैक्टीरियल स्पीसीज मिल जाएगा। तो ये कौन से हो जाएंगे? आर्की बैक्टीरिया, एक्सट्रीम टेम्परेचर बैक्टीरिया विच आर सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन आर नोन एज आर्की बैक्टीरिया। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरियल स्पीसीज है। नॉर्मल मतलब जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, ऐसी नॉर्मल कंडीशन में जो सरवाइव कर रहे हैं, उसको बोला जाता है यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, है ना। तो एक हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा हो जाएगा यू बैक्टीरिया, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे जो सरवाइव कर रहा है 37 डिग्री सेल्सियस में, इसको बोल सकती हूँ, उसको बोला जाएगा कौन सा? यू बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियल स्पीसीज में भी टाइप है दो, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग ने एक मेजर पॉइंट कंप्लीट किया है, जो है प्रोकैरियोटिक सेल। आपको करना क्या होता है, अब जब भी आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल पूरा का पूरा पढ़ लेते हो, तब आपको अच्छे से इसको स्टेट बोर्ड की बुक जो आपके पास है उसमें से तो रीड करना ही है, उसके साथ साथ आपको इसको एनसीईआरटी में भी कंप्लीटली रीड कर लेना होता है। क्योंकि जब आप लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल वाला चैप्टर रीड करते हो या पढ़ते हो, तो ये सबसे बेसिक चैप्टर है, 11th का सबसे बेसिक चैप्टर है। और ये चैप्टर एक बार समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, तो आपको आगे कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। ओके, तो आप चीज़ों को समझो अच्छे से कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड बैक्टीरियल सेल स्पीसीज है क्या। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। एंड यू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ट्रू और वेल डेवलप्ड। कैरियन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है
न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्पीसीज होगा वो कैसा, यहाँ पे कोई बैक्टीरियल स्पीसीज नहीं होगा। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को कंसीडर करेंगे। कौन से सेल को? प्लांट एंड एनिमल सेल। तो देखो विटेकर्स क्लासिफिकेशन, अगर आप लोग को लिविंग वर्ल्ड का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो उसमें विटेकर्स क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें विटेकर ने किस हिसाब से क्लासिफाई किया हुआ है? आप लोग को विटेकर्स क्लासिफिकेशन में ऐसे 5 किंगडम मिलते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर आता है बैक्टीरिया। तो ये जो है सिर्फ एक ही ऐसा है जो आता है प्रोकैरियोट। बस एक किंगडम ऐसा है ना जो प्रोकैरियोट में आता है। बाकी आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? यूकैरियोट। और जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो उसके कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है कि प्रोटिस्टा ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, ये एक कौन सा हो जाएगा? सिंगल सेल यूकैरियोट। और यहाँ से आप लोग जब स्टार्ट करते हो तो ये हो जाएंगे सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। जो आपके सामने मैंने अभी लिखा हुआ है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ या बहुत इम्पॉर्टेंट आप इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। इसके बेसिस पे भी आप लोग को क्वेश्चंस आते हैं। विटेकर्स क्लासिफिकेशन ये लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है। और विटेकर्स क्लासिफिकेशन ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिवाइड किया हुआ है 5 मेन पार्ट्स में, 5 मेन किंगडम में। सो फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया, राइट। तो मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप लोग बोलते हो। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट में आया। सो मोनेरा एक ही ग्रुप है जो जहाँ पे आपको कौन मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल मिलेंगे। बाकी आपने यहाँ पे जो स्टार्ट किया है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यहाँ पे आप लोग को कौन मिलेगा? सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा में मिलता है। और फिर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया से स्टार्ट हो जाता है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। क्लियर है बात? चलो, तो हम लोग यहाँ पे मोनेरा को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले तो क्या क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में उसका एक व्यू हम लोग देखेंगे और जो मेन ऑर्गेनल है वो फिर स्टार्ट करेंगे। सो यूकैरियोटिक सेल, अब यहाँ ध्यान दे देना, इसमें मुझे प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल ये दोनों डिस्क्राइब करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे प्लांट सेल भी बताना पड़ेगा, मुझे एनिमल सेल भी बताना पड़ेगा। तो कोई भी सेल के पास, ये सपोज कोई सेल है, तो कोई भी सेल के पास सबसे पहले तो क्या चीज़ होगी? उसकी आउटर मोस्ट लेयर, है ना। कोई भी सेल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सेल को कैसे हम लोग बोलते हैं? फिर हर एक सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल के पास उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये जो हम लोग बाहर का स्ट्रक्चर दे रहे हैं ये हो जाएगा उसका साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डिफरेंट सेल
ऑर्गेनल। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज जो हम लोग को पढ़नी है वो है उसका आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। फिर वो प्लांट सेल के अंदर का हो या फिर एनिमल सेल के अंदर हो। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, अगर प्लांट सेल के बारे में आप बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, देन प्लांट सेल हैव सेल वॉल as well as plasma membrane. And if you are talking about animal cell, then animal cell doesn't have cell wall, they have only plasma membrane. Okay? तो जब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग कहाँ से हम लोग करने वाले हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर में हम लोग कंसिडर करते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल ये प्लांट सेल के अंदर का पार्ट है। तो सबसे पहली चीज यूकैरियोट के अंदर का जो हम लोग लिखेंगे या एक्सप्लेन करेंगे वो हो जाएगा सेल वॉल। ओके, तो देखो cell wall is made up of peptidoglycan layer. Cell wall is the outermost protective layer of plant cell. Cell wall is mostly सेमी परमिएबल, और हम बात कर सकते हैं इसको फ्रीली परमिएबल। नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वाटर प्लस xylan प्लस सेल्यूलोज microfibril and some deposition. अब डिपोजिशन का मतलब क्या होता है ना? डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो कि सेल वॉल के अंदर इतने सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है और उसमें कभी कभार डिपोजिशन भी मिलता है। तो अगर आप लोगों को याद हो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या हो जाएंगे? वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टिंग सेल। वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट, ये टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है ना। तो पैक्टिन एंड लिग्निन डिपोजिशन, पैक्टिन का डिपोजिशन हो सकता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, सिलिका का डिपोजिशन हो सकता है। ये सारे मटेरियल का डिपोजिशन हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? प्लांट की सेल वॉल के अंदर मिलेगा। तो सेल वॉल का काम क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज तो प्रोटेक्शन अगर प्लांट के सेल को देना है, प्लांट सेल को अगर प्रोटेक्शन देने का काम करना है तो वो काम है सेल वॉल का। इट इज द मोस्ट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट सेल। इट इज सेमी परमिएबल और फ्रीली परमिएबल। अगर सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल, तो वो किसको ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी? सेमी परमिएबल किसको परमिशन देगी? ओनली सॉल्वेंट कैन ट्रांसपोर्ट, ओनली सॉल्वेंट कैन ट्रांसपोर्ट, सॉल्यूट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट। अगर सॉल्वेंट ट्रांसफर हो रहा है, सॉल्यूट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे सेमी परमिएबल। दोनों के दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीली परमिएबल। कोई भी ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे वो किस किस मटेरियल से बना हुआ है? तो वाटर हो जाएगा, उसके अंदर पैक्टिन हो जाएगा, जाइलान हो जाएगा, माइक्रोफाइब्रिल कौन से है? सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल। एंड सेल्यूलोज होता है पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज इज होमोपॉलीसेकेराइड, याद रखना। हाँ, होमोपॉलीसेकेराइड। जब बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगी ना तब आप लोग को फिर से सेल्यूलोज के बारे में बताऊंगी। सो सेल्यूलोज ये पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज के मोनोमर सब यूनिट कंबाइन जब होंगे
ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे ना तब बनेगा सेल्यूलोज। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आप लोग को। अब दूसरी चीज है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब सेल वॉल का, सेल वॉल के अंदर ये सब मटेरियल तो है ही है, एक्स्ट्रा मटेरियल उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सेल वॉल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पैक्टिन होगा, लिग्निन होगा, सिलिका होगा, ये सब मटेरियल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में भी कॉमन जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा कौन सा मटेरियल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो देखो आपको करना क्या है, पहली चीज तो वो मैं आपको आज होमवर्क देके जा रही हूँ। आपको चीजें क्या करनी है होमवर्क के अंदर, अगर करते जाओगे साथ साथ में मेरा लेक्चर जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे अगर मेरे साथ साथ करते जाओगे तो आप लोग को ये चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगेगी कि हम यार ये बायो कैसे रैंक कैसे लाएंगे, किस हिसाब से लाएंगे। उसके लिए करना पड़ेगा, रोज का रोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ओपन करना है आपका बुक, उसमें आप लोग को सेल वाले चैप्टर को फाइंड आउट करना है। सेल वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है, लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करना है। स्टेट बोर्ड की बुक है तो वो उसमें से करो, एनसीईआरटी है तो उसमें से करो। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। वो एकदम आप लोग के लिए भगवत गीता है ऐसे समझ लो, है ना। तो आपको दोनों बुक में से, दोनों टेक्स्ट बुक में से, स्टेट बोर्ड की बुक में से भी और दूसरी चीज़ कौन सी, आपके एनसीईआरटी में से भी लाइन टू लाइन उसको रीड करते जाओ। मैं आपके साथ आऊँगी फिर से कल। आपको अगर कुछ डाउट आता है वो टेक्स्ट बुक के अंदर या कुछ कहीं पे भी तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल मिलते हैं। कल का टाइमिंग है 12 to 1, आ जाना।